6.1 परिचय। यूरोपीय ज्ञानोदय से प्रभावित होकर 19वीं शताब्दी के दौरान पश्चिम में उदारवाद की शुरुआत हुई। यह आज एक प्रमुख राजनीतिक विचार है। प्रारंभ में इसे स्पेनिश, फ्रेंच और अंग्रेजी लेखकों द्वारा नकारात्मक रूप में देखा गया था, जिसका उपयोग कट्टरपंथी या प्रगतिशील विचारों वाले लोगों का वर्णन करने के लिए किया जाता था। लेकिन समय के साथ इसका अर्थ बदल गया और यह एक सम्मानित लेबल बन गया। अब उदारवादी कहलाने का तात्पर्य खुले विचारों वाला, उदार, सहिष्णु, सामान्य भलाई के लिए बलिदान देने को तैयार, निष्पक्ष, तर्कसंगत और पूर्वाग्रह और अंधविश्वास से मुक्त होना है। उदारवादी उन कानूनों का विरोध करते हैं जो कुछ सामाजिक समूहों को नुकसान पहुंचाते हैं और स्वतंत्र भाषण, विरोध और विभिन्न हाशिए पर रहने वाले समुदायों के अधिकारों का समर्थन करते हैं। यह इकाई उदार दृष्टिकोण से विकास की खोज करती है, जिसमें मूल विचारधारा, व्यापार को नियंत्रित करने में राज्य की भूमिका, उदारवाद की आलोचना और नवोदारवाद का उद्देश्य शामिल है, जो उदार दृष्टिकोण से विकास को समझने के लिए एक रूपरेखा के साथ समाप्त होती है। 6.21 विचारधारा के रूप में उदारवाद। उदारवाद सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास पर एक अनूठा दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है, इतिहास को प्रभावित करता है और नवोदारवाद के माध्यम से वापसी करता है। पिछली 2 शताब्दियों में आर्थिक उदारवादियों के बीच संघर्ष देखा गया है, जो स्वविनियमन बाजारों के पक्षधर हैं और जो श्रम, पूंजी, प्रकृति शोषण और मुद्रा बाजारों को विनियमित करना चाहते हैं। यह संघर्ष राजनीति और विचारधारा तक फैला हुआ है। सामाजिक असमानता और इसके पीड़ितों के लिए न्याय हासिल करने पर मार्क्सवादी और उदारवादी दृष्टिकोण अलग-अलग हैं। वे बहस करते हैं कि क्या बाजार की ताकतों को स्वतंत्र या विनियमित होना चाहिए, और क्या विकास का मतलब सिर्फ उत्पादकता और आय बढ़ाना है या लोगों को सशक्त बनाना और उचित वितरण सुनिश्चित करना है। उदारवाद ने ऐतिहासिक रूप से स्वतंत्रता, प्रतिस्पर्धा और उत्पादन को नियंत्रित करने और नागरिकता को बढ़ावा देने में राज्य की भूमिका की वकालत करते हुए समाजवादी आदर्शों का विरोध किया है। उदारवाद एक राजनीतिक मान्यता के रूप में किसी भी प्रकार की पूर्ण शक्ति का विरोध करता है, चाहे वह राजा, सामंती स्वामी, सेना या समुदाय से हो। इसका लक्ष्य ऐसे समाज का निर्माण करना है जहां लोग सत्तावादी मांगों का विरोध करें और व्यक्तियों और समूहों के बुनियादी अधिकारों को बढ़ावा दें, जैसे संपत्ति रखने का अधिकार, स्वतंत्र रूप से धर्म का पालन करना और बिना किसी डर के बोलने और जुड़ने का अधिकार। शास्त्रीय उदारवाद की दार्शनिक जड़ें डेविड ह्यूम, जेरेमी बेंथम और जॉन स्टुअर्ट मिल जैसे विचारकों द्वारा रखी गई थी। उन्होंने एक सामाजिक अनुबंध का विचार प्रस्तावित किया जहां लोग अपने स्वार्थ में कार्य करते हैं, लेकिन दूसरों के अधिकारों का भी सम्मान करते हैं, न्यूनतम सरकारी नियंत्रण के साथ मुक्त वातावरण में व्यक्तिगत विकास की मांग करते हैं। इस विचारधारा ने हस्तक्षेप अर्थशास्त्र को आकार दिया, जो राज्य के ज्यादा हस्तक्षेप के बिना उद्यमशीलता और स्वतंत्रता और लोकतंत्र के सिद्धांतों का समर्थन करता है। उदारवादी विचार की धाराएं। उदारवाद कोई एकल, एकसमान विचारधारा नहीं है। इसमें विचार की विभिन्न धाराएं हैं, विशेष रूप से व्यक्तिगत स्वतंत्रता और राज्य नियंत्रण के बीच संतुलन के संबंध में। कुछ उदारवादी आर्थिक स्वतंत्रता को प्राथमिकता देते हैं, लेकिन नैतिक मामलों में अधिक सरकारी भागीदारी को स्वीकार करते हैं, जिसका उदाहरण थैचरवाद और रीगनवाद है। अन्य लोग जीवन के सभी पहलुओं में न्यूनतम राज्य हस्तक्षेप की वकालत करते हैं, जिसे स्वतंत्रतावाद के रूप में जाना जाता है। उदारवाद जॉन लॉक के लेखन में निहित स्वतंत्रतावाद जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के व्यक्तिगत अधिकारों पर जोर देता है, सीमित राज्य हस्तक्षेप की वकालत करता है, जिसे स्वतंत्रता के लिए खतरे के रूप में देखा जाता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता रूढ़िवादी विचार की एक पहचान है, जैसा कि ब्रिटिश कंजर्वेटिव और अमेरिकी लिबरल पार्टियों में देखा गया है।
रॉबर्ट नोजिक और फ्रेडरिक हायेक जैसे आधुनिक समर्थक राज्य की भूमिका को कम करके केवल नागरिकों की रक्षा करने तक का तर्क देते हैं। हायेक ने बाजार आधारित व्यवस्था और न्यूनतम सरकारी भागीदारी पर जोर दिया है। संयुक्त राज्य अमेरिका में स्वतंत्रतावाद सबसे मजबूत है, जो अक्सर रूढ़िवाद और नवोदारवाद के साथ मिश्रित होता है। मूलतः यह किसी भी नियतिवादी प्रभाव से मुक्त मानवीय कार्य की मांग करता है। उदारवादी मान्यताएं अक्सर समाजवाद और रूढ़िवाद से टकराती हैं। टॉम पेन का अत्यधिक उदारवाद, जो अर्थव्यवस्था में न्यूनतम सरकारी भागीदारी पर केंद्रित है, समाजवाद के समान है। अन्य उदारवादी निजी संपत्ति अधिकारों की रक्षा को प्राथमिकता देते हैं, रूढ़िवाद के साथ अधिक तालमेल बिठाते हैं। पाइन जैसे प्रारंभिक उदारवादियों का लक्ष्य व्यक्तियों को पारंपरिक राजनीतिक सीमाओं से मुक्त करना था। उन्होंने सरकार को व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अधिकारों को सुनिश्चित करने वाले एक तटस्थ रेफरी के रूप में कल्पना की, जैसा कि जॉन लॉक ने सुझाव दिया था। इस दृष्टिकोण का उद्देश्य नागरिकों को अपनी नियति को नियंत्रित करने की अधिकतम स्वतंत्रता देना था। अभिजात वर्ग के पतन के बाद भी उदारवाद प्रगतिशील सामाजिक परिवर्तनों से जुड़ा रहा, लेकिन 19वीं सदी के अंत तक उदारवादियों ने अधिक सरकारी भागीदारी की वकालत की, यह तर्क देते हुए कि अनियंत्रित पूंजीवाद के कारण गरीबी और बेरोजगारी ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित कर दिया। उनका मानना था कि सरकार को सामाजिक मुद्दों और व्यक्तिगत स्वतंत्रता में आर्थिक बाधाओं को कम करने में बड़ी भूमिका निभानी चाहिए। उदारवादियों का हमेशा से मानना रहा है कि व्यक्तिगत व्यवहार पर राजनीतिक और आर्थिक प्रतिबंध हटाने से सामाजिक नैतिक सुधार होगा। वे व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सामाजिक प्रगति के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं। उनका मानना है कि स्वतंत्र जीवन जीने वाले लोगों में आत्मनिर्भरता, विवेक, सहिष्णुता और दूसरों के अधिकारों के प्रति सम्मान जैसे गुण विकसित होते हैं। ये गुण अक्सर पूंजीवादी समाजों में आर्थिक रूप से सफल समूहों से जुड़े होते हैं, जिन्हें बुर्जुआ गुण कहा जाता है। उदारवाद ने ऐतिहासिक रूप से पूंजीवादी समाजों की प्रगति का समर्थन किया है। आर्थिक प्रतिस्पर्धा में व्यक्तियों की भागीदारी पर कम सीमा की वकालत की है। उनका तर्क है कि आर्थिक स्वतंत्रता नैतिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देती है। उदारवादी बुर्जुआवाद की प्रक्रिया का समर्थन करते हैं, जहां हर कोई समय के साथ प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था के अनुकूल दृष्टिकोण अपनाता है। पूरे इतिहास में उदारवाद ने अधिकारों का विस्तार करने के लिए विभिन्न रणनीतियां अपनाई हैं, जिसका लक्ष्य व्यक्तियों की आर्थिक और नैतिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करना है। उदारवाद के विभिन्न संस्करण स्वशासित नागरिकों के एक वर्ग वाले समाज की कल्पना करते हैं। आदर्श उदार समुदाय धन असमानताओं के बावजूद आत्मानुशासन और पारस्परिक सम्मान को महत्व देता है। इंग्लैंड में 19वीं सदी में व्यावसायिक हितों पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसका लक्ष्य सरकार की शक्ति को सीमित करना और एक ऐसा स्थान बनाना था जहां व्यवसाय स्वतंत्र रूप से संचालित हो सके। सरकार ने जनता के लाभ के लिए धन की आवाजाही को नियंत्रित करना शुरू कर दिया। इस समय के दौरान उदार राज्य पूरी तरह से नियंत्रणहीन नहीं था, बल्कि उसने निजी धन के संचय का समर्थन करने के लिए हस्तक्षेप किया और सार्वजनिक मामलों में मध्यम वर्ग को शामिल किया। पूंजीवाद के विकास के कारण अर्थव्यवस्था और व्यापार नियंत्रण में सरकार की भागीदारी के पुराने विचारों से दूर जाना पड़ा। इसके बजाय सार्वजनिक कार्रवाई मुख्य रूप से कानूनी, कर, मौद्रिक और वित्तीय प्रणाली बनाने पर केंद्रित थी, जो भूमि, धन और श्रम के बाजारों को खुद को विनियमित करने की अनुमति देती थी। उदार राज्य की अर्थव्यवस्था और समाज दोनों में महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसने आर्थिक गतिविधियों के लिए सीमाएं निर्धारित कीं, उत्पादन में वृद्धि के लिए अनुशासन को प्रोत्साहित किया, व्यापक आर्थिक स्थितियों को प्रबंधित किया, निजी व्यवसायों को सब्सिडी प्रदान की और युद्धों में भाग लिया।
ब्रिटेन में उभरते पूंजीपति वर्ग ने उन सामाजिक नियंत्रण प्रणालियों को एकीकृत करने के लिए संसदीय सुधार की मांग की जो पूंजीवादी समाज की जरूरतों के अनुरूप नहीं थी। उदारवाद के व्यक्तिवाद पर जोर देने के बावजूद समानता और नागरिक अधिकारों के विचारों को आधार मिला, जिससे वंचित समूहों की ओर से मांगें बढ़ गईं। इसने उस राजनीतिक व्यवस्था में व्यवसायों पर दबाव डाला जहां सरकारी शक्ति मतदान पर निर्भर थी। हालांकि लोकतंत्रीकरण ने पूंजीवादी विकास में बाधा नहीं डाली, इसके बजाय इसने श्रमिक वर्ग जैसी ताकतों को एकीकृत किया, जिसके बारे में मार्क्स ने सोचा था कि यह पूंजीवाद को चुनौती देगा। 1800 के दशक में जैसे जैसे औपचारिक अधिकारों का विस्तार हुआ और सामाजिक अंतराल बढ़े, निष्पक्षता के बारे में चर्चा अधिक व्यापक हो गई। कुछ यूरोपीय देशों में कामकाजी वर्ग के लोगों को उचित व्यवहार के लक्ष्य के साथ समूह और यूनियन बनाने का अधिकार प्राप्त हुआ, हालांकि कुछ ने न्यूनतम सरकारी भागीदारी को प्राथमिकता देते हुए इसका विरोध किया। निम्न वर्गों को नागरिकता प्रदान करने का मतलब था कि वे विशिष्ट नागरिक कर्तव्यों को पूरा करने के बदले में जीवन स्तर के बुनियादी मानक के हकदार थे। इन परिवर्तनों ने उदारवादी राजनीति में चरम व्यक्तिवाद से दूर जाने का संकेत दिया। 1800 के दशक के अंत में जैसे जैसे राज्य मजबूत होता गया, व्यवसायियों के बीच इस बात पर राय अलग अलग हो गई कि पूंजी संचय का समर्थन करने के लिए इसे अर्थव्यवस्था में कितना हस्तक्षेप करना चाहिए। 1900 के दशक की शुरुआत तक अर्थव्यवस्था उदारवादी मॉडल से मेल नहीं खाती थी। कंपनियां बड़ी थीं, उत्पादन केंद्रीकृत था और स्वामित्व प्रबंधन से अलग था, खासकर जब विदेशी प्रतिस्पर्धा के खिलाफ सुरक्षा की मांग बढ़ी। प्रथम विश्व युद्ध ने पूंजीवाद को महत्वपूर्ण रूप से नया आकार दिया, जिसमें राज्य ने रेलवे पर नियंत्रण कर लिया, मुनाफा सुनिश्चित किया और एक प्रमुख नियोक्ता और उत्पादक बन गया। युद्धों के बीच राज्य और व्यवसायों के बीच सहयोग ने सामाजिक नीतियों को निर्देशित किया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप और अमेरिका दोनों में कल्याणकारी राज्य बनाने की दिशा में एक स्पष्ट कदम उठाया गया था। सामाजिक असमानता को संबोधित करना। उदारवादी विचारकों का मानना है कि असमानता प्राकृतिक नहीं है, बल्कि समाज कुछ पैदा करता है। उन्हें लगता है कि इससे निपटा जा सकता है और इसे ठीक किया जा सकता है। वे कहते हैं कि हर कोई समान स्वतंत्रता और अधिकारों के साथ पैदा हुआ है, इसलिए आदर्श रूप से सरकार के पास लोगों की सहमति से ही शक्ति होनी चाहिए। रूढ़िवादियों की तरह उदारवादियों को भी समाजवादी तरीके से सभी के एक समान होने का विचार पसंद नहीं है। वे ऐसी प्रणाली को पसंद करते हैं जहां लोग अर्थव्यवस्था में स्वतंत्र रूप से प्रतिस्पर्धा करते हैं और जो लोग कड़ी मेहनत करते हैं और चतुर हैं उन्हें उचित पुरस्कार मिलता है। उनका मानना है कि पुरस्कार समान होने चाहिए क्योंकि हर कोई अपना भरण पोषण करने के लिए समान रूप से कड़ी मेहनत करता है। वे उन समाजवादियों से सहमत नहीं हैं जो कहते हैं कि लोगों को उनके योगदान के आधार पर नहीं बल्कि आवश्यकता के आधार पर पुरस्कार मिलना चाहिए। उदारवादी और रूढ़िवादी दोनों सोचते हैं कि सभी को समान बनाने के लिए स्वतंत्रता का त्याग करना उचित नहीं है। वे अवसर की समानता में विश्वास करते हैं, भले ही इसका मतलब यह हो कि कुछ लोग दूसरों की तुलना में बेहतर करेंगे क्योंकि वे उन अवसरों का अधिक लाभ उठाते हैं। वॉटसन 1957, 192। लेकिन आधुनिक उदारवादी समाजवादियों से सहमत है कि धन के वितरण में कुछ निष्पक्षता की आवश्यकता है। वे जानते हैं कि अमीर और गरीब के बीच भारी अंतर उन लोगों के लिए वास्तव में स्वतंत्र होना कठिन बना सकता है जो गरीब हैं। इसलिए वे कठिन परिस्थितियों में लोगों की मदद करने के लिए सामाजिक कल्याण जैसे कार्यक्रमों का समर्थन करते हैं। वे कहते हैं कि जरूरतमंद लोगों की मदद करने से वास्तव में उन्हें अधिक स्वतंत्रता मिलती है क्योंकि इससे उन्हें उन स्थितियों से बचने में मदद मिलती है जो उनकी पसंद और व्यक्तिगत विकास को सीमित करती हैं।
उनका मानना है कि समाज को अधिक समान बनाने के कुछ सरकारी प्रयास वास्तव में व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करने में मदद कर सकते हैं। हालांकि जब असमानता से निपटने की बात आती है तो उदारवादी एक तरह से अटक जाते हैं, क्योंकि वे व्यक्तिगत स्वतंत्रता और कुछ सरकारी भागीदारी दोनों चाहते हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि धन को उचित रूप से साझा किया जाए, जिसे वे स्वतंत्रता के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं। 6.6 कल्याणकारी राज्य। मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था में सरकार की भूमिका तब बदल गई जब जॉन मेनार्ड कीन्स के विचार व्यापक रूप से ज्ञात हो गए। कीन्स इस विचार से असहमत थे कि अर्थव्यवस्था के प्रति व्यावहारिक दृष्टिकोण स्वाभाविक रूप से पूर्ण रोजगार और सामाजिक स्थिरता को जन्म देगा। इसके बजाय उन्होंने तर्क दिया कि सरकारी हस्तक्षेप मांग को प्रोत्साहित कर सकता है और बाजार के स्वाभाविक रूप से ऐसा करने की प्रतीक्षा किए बिना पूर्ण रोजगार प्राप्त कर सकता है। यदि पूर्ण रोजगार से मुद्रास्फीति बढ़ती है तो सरकार को मांग कम करने के लिए कदम उठाना चाहिए। इस हस्तक्षेप में करों, सरकारी खर्च और मौद्रिक नीति जैसे ब्याज दरें और ऋण आपूर्ति को नियंत्रित करना शामिल हो सकता है। 1930 के दशक के दौरान महामंदी ने पूंजीवादी दुनिया को बुरी तरह प्रभावित किया, जिससे सरकारों को अपनी शक्ति का उपयोग करने के लिए नए तरीकों की खोज करनी पड़ी। कीनेसियन अर्थशास्त्र प्रभावशाली हो गया, जिसने मांग के प्रबंधन और बड़े पैमाने पर उपभोग को बढ़ावा देने में राज्य की भूमिका पर जोर दिया। इससे कल्याणकारी राज्यों का उदय हुआ, जो बड़े व्यवसायों, श्रमिक संघों और सरकार के बीच शक्ति संतुलन पर निर्भर थे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद लगभग 30 वर्षों तक कीनेसियन विचार आर्थिक नीतियों पर हावी रहे। पश्चिमी सरकारों ने अनुशासित कराधान के माध्यम से नौकरियां पैदा करने और शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, आवास और अन्य आवश्यकताएं प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया। कीनेसियन नीतियों ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूंजीवाद को मजबूत करने में मदद की। घरेलू स्तर पर उन्होंने हाशिए पर पड़े समूहों को उदार आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था में एकीकृत किया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने समाजवादी गुट के विरुद्ध पश्चिमी पूंजीवाद की स्थिति को मजबूत किया। 20वीं सदी के उत्तरार्ध के दौरान उन्नत औद्योगिक समाजों में सरकारों ने अपने नागरिकों की कल्याण संबंधी जरूरतों को पूरा करके सामाजिक स्थिरता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी तेजी से उठाई। चिंतन और क्रिया 6.1 आपकी राय में राज्य को किसी व्यक्ति के सामाजिक और आर्थिक मामलों में किस हद तक हस्तक्षेप करना चाहिए? इग्नू में एक छात्र के रूप में, जिसे चिंतन और कार्रवाई 6.1 का काम सौंपा गया है, मैं खुद को एक विचारोत्तेजक जांच में लगा हुआ पाता हूँ। राज्य को किसी व्यक्ति के सामाजिक और आर्थिक मामलों में किस हद तक हस्तक्षेप करना चाहिए? यह प्रश्न स्वतंत्रता, समानता, न्याय और सरकार की भूमिका की मूलभूत अवधारणाओं को छूते हुए राजनीतिक दर्शन, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र के दायरे में गहराई से उतरता है। एक व्यापक विश्लेषण प्रदान करने के लिए मैं इस जटिल मुद्दे की सूक्ष्म समझ प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य के हस्तक्षेपवाद के आसपास विभिन्न दृष्टिकोणों, ऐतिहासिक संदर्भों और समकालीन बहसों का पता लगाऊंगा। बहस के केंद्र में व्यक्तिगत स्वायत्तता और सामूहिक कल्याण के बीच तनाव है। स्पेक्ट्रम के एक छोर पर हस्तक्षेप पूंजीवाद के समर्थक न्यूनतम राज्य हस्तक्षेप के लिए तर्क देते हैं, जो आर्थिक समृद्धि को चलाने में व्यक्तिगत स्वतंत्रता, निजी संपत्ति अधिकारों और बाजार तंत्र के महत्व पर जोर देते हैं। इस दृष्टिकोण के अनुसार राज्य की भूमिका जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा तक सीमित होनी चाहिए, जबकि आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप से बाजार की दक्षता विकृत होने और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन होने का जोखिम है। दूसरी ओर, समाजवाद और सामाजिक लोकतंत्र के पैरोकारों का तर्क है कि सामाजिक न्याय, संसाधनों का समान वितरण और स्वास्थ्य देखभाल,
शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा जैसी आवश्यक सेवाओं के प्रावधान को सुनिश्चित करने में राज्य की महत्वपूर्ण भूमिका है। उनका तर्क है कि बेलगाम पूंजीवाद असमानता, शोषण और प्रणालीगत अन्याय को जन्म देता है, जिससे इन असमानताओं को कम करने और आम अच्छे को बढ़ावा देने के लिए राज्य के हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। इस दृष्टिकोण से आर्थिक मामलों में राज्य की भागीदारी न केवल उचित है बल्कि एक अधिक न्यायपूर्ण और न्यायसंगत समाज बनाने के लिए अनिवार्य भी है। राज्य के हस्तक्षेप की उचित सीमा का आकलन करने के लिए व्यक्तियों और समुदायों के सामने आने वाली विभिन्न सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों पर विचार करना आवश्यक है। उन क्षेत्रों में जहां बाजार विफलताएं होती हैं, जैसे कि सार्वजनिक वस्तुओं के प्रावधान, बाहरीताओं को संबोधित करना या एकाधिकारवादी प्रथाओं को विनियमित करना, इन बाजार की कमियों को ठीक करने और सार्वजनिक हितों की रक्षा के लिए राज्य का हस्तक्षेप आवश्यक हो सकता है। उदाहरण के लिए, पर्यावरणीय गिरावट, बाजार की विफलता का एक उत्कृष्ट उदाहरण, प्रदूषण को कम करने और भावी पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के लिए सरकारी विनियमन और हस्तक्षेप की आवश्यकता है। इसके अलावा राज्य सामाजिक असमानताओं को दूर करने और समावेशी विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रगतिशील कराधान, सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों और पुनर्वितरण नीतियों के माध्यम से सरकारें गरीबी को कम कर सकती हैं, सामाजिक गतिशीलता बढ़ा सकती हैं और सभी नागरिकों के लिए जीवन स्तर सुनिश्चित कर सकती हैं। इस अर्थ में राज्य का हस्तक्षेप केवल आर्थिक प्रबंधन के बारे में नहीं है, बल्कि समाज के भीतर सामाजिक सामंजस्य और एकजुटता को बढ़ावा देने के बारे में भी है। हालांकि अनपेक्षित परिणामों और व्यक्तिगत अधिकारों के उल्लंघन से बचने के लिए राज्य के हस्तक्षेप की सीमा और प्रकृति को सावधानीपूर्वक संतुलित किया जाना चाहिए। अत्यधिक सरकारी नियंत्रण और नौकरशाही नवाचार, उद्यमशीलता और व्यक्तिगत पहल को बाधित कर सकती है, जिससे आर्थिक स्थिरता और कम स्वतंत्रता हो सकती है। इसके अलावा केंद्रीकृत योजना और सत्तावादी शासन के परिणामस्वरूप अक्सर अक्षमता, भ्रष्टाचार और सत्ता का दुरुपयोग होता है, जिससे सामाजिक न्याय और समानता के वे लक्ष्य कमजोर हो जाते हैं जिन्हें वे हासिल करना चाहते हैं। जॉन लोके और एडम स्मिथ जैसे शास्त्रीय उदारवादी विचारकों द्वारा लोकप्रिय रात्रिप्रहरी राज्य की अवधारणा नागरिकों के प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करने और कानून के शासन को लागू करने तक सीमित सरकार के लिए एक न्यूनतम भूमिका का प्रस्ताव करती है। इस दृष्टिकोण के अनुसार राज्य का हस्तक्षेप सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने, राष्ट्रीय रक्षा प्रदान करने और विवादों का निपटारा करने तक ही सीमित होना चाहिए। अधिकांश आर्थिक गतिविधियों को मुक्त बाजारों में व्यक्तियों की स्वैच्छिक बातचीत के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए। हालांकि जटिल सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों के सामने शास्त्रीय उदारवादी ढांचा प्रणालीगत अन्याय को संबोधित करने और मानव उत्कर्ष को बढ़ावा देने में अपर्याप्त साबित हो सकता है। जॉन रॉल्स और अमर्त्य सेन जैसे आधुनिक सामाजिक अनुबंध सिद्धांतकार अवसर की उचित समानता सुनिश्चित करने और सामाजिक पदानुक्रम और बहिष्कार को कायम रखने वाली संरचनात्मक असमानताओं को संबोधित करने में राज्य की अधिक व्यापक भूमिका की वकालत करते हैं। निष्पक्षता के रूप में रॉल्स का न्याय सिद्धांत वितरणात्मक न्याय के सिद्धांतों का प्रस्ताव करता है, जो समाज के सबसे कम सुविधा प्राप्त सदस्यों की जरूरतों को प्राथमिकता देता है। रॉल्स के अनुसार असमानताएं केवल तभी उचित हैं जब वे सभी को लाभ पहुंचाती हैं, विशेष रूप से सबसे कमजोर लोगों को, और यदि वे अवसर की उचित समानता की शर्तों के तहत सभी के लिए खुले पदों और कार्यालयों से जुड़ी होती हैं। इससे संसाधनों और अवसरों के वितरण को विनियमित करने के लिए राज्य के हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि हर किसी को उनकी सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना सफल होने का उचित मौका मिले। इसी तरह सेन का क्षमता दृष्टिकोण व्यक्तियों की जीवन जीने की वास्तविक स्वतंत्रता और क्षमताओं का विस्तार करने के महत्व पर जोर देता है, जिसे वे महत्व देते हैं। सेन के अनुसार
विकास का मूल्यांकन केवल आर्थिक वृद्धि के संदर्भ में नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि लोगों की स्वस्थ, पूर्ण जीवन जीने की क्षमताओं को बढ़ाने के संदर्भ में भी किया जाना चाहिए। इसके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और सामाजिक सुरक्षा जैसी आवश्यक सेवाएं प्रदान करने के साथ साथ व्यक्तियों की क्षमताओं और जीवन विकल्पों को बाधित करने वाली सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को संबोधित करने में राज्य के हस्तक्षेप की आवश्यकता है। वितरणात्मक न्याय को बढ़ावा देने और क्षमताओं को बढ़ाने के अलावा राज्य का हस्तक्षेप सार्वजनिक स्वास्थ्य, पर्यावरणीय स्थिरता और सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देने जैसे व्यापक सामाजिक लक्ष्यों को भी पूरा कर सकता है। उदाहरण के लिए, सार्वजनिक स्वास्थ्य हस्तक्षेप जैसे टीकाकरण कार्यक्रम, रोग निगरानी और स्वास्थ्य देखभाल बुनियादी ढांचे सार्वजनिक कल्याण की सुरक्षा और संक्रामक रोगों के व्यापक प्रकोप को रोकने के लिए आवश्यक हैं। इसके अलावा पर्यावरण संरक्षण और संरक्षण प्रयासों के लिए अक्सर जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई और प्रदूषण जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के समाधान के लिए सामूहिक कार्रवाई और नियामक उपायों की आवश्यकता होती है। इस संबंध में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और बहुपक्षीय समझौते राष्ट्रीय सीमाओं से परे वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए राज्य के हस्तक्षेप के समन्वय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कला, साहित्य और विरासत संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए सांस्कृतिक नीतियां और पहल भी विविध सांस्कृतिक पहचान और अभिव्यक्तियों को संरक्षित करने और मनाने में राज्य की भूमिका को दर्शाती हैं। सांस्कृतिक संस्थानों में निवेश करके, कलाकारों और सांस्कृतिक अभ्यासकर्ताओं का समर्थन करके और सांस्कृतिक संसाधनों तक पहुंच को सुविधाजनक बनाकर सरकारें सार्वजनिक जीवन को समृद्ध कर सकती हैं और समाज के भीतर अपनेपन और पहचान की भावना को बढ़ावा दे सकती हैं। हालांकि, जबकि राज्य का हस्तक्षेप सामाजिक न्याय और सामूहिक कल्याण को आगे बढ़ाने में सहायक हो सकता है, यह अपनी सीमाओं और संभावित कमियों के बिना नहीं है। प्राथमिक चिंताओं में से एक सरकारी अतिरेक और अधिनायकवाद का जोखिम है, जहां राज्य का हस्तक्षेप व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है, असहमति को दबाता है और सत्तारूढ़ अभिजात वर्ग के हाथों में सत्ता को मजबूत करता है। इतिहास अधिनायकवादी शासनों के उदाहरणों से भरा पड़ा है, जिन्होंने आम भलाई को बढ़ावा देने की आड़ में दमनकारी नीतियों को उचित ठहराया, जिससे बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों का हनन और सामाजिक उथल-पुथल हुई। इसके अलावा राज्य का हस्तक्षेप अक्सर नौकरशाही की अक्षमताओं, किराया मांगने वाले व्यवहार और नियामक कब्जे के अधीन होता है, जहां निहित स्वार्थ व्यापक सार्वजनिक हित की कीमत पर अपने स्वयं के हितों की पूर्ति के लिए सरकारी नीतियों में हेरफेर करते हैं। शक्तिशाली निगमों और सरकारी अधिकारियों के बीच मिलीभगत की विशेषता वाला क्रोनी पूंजीवाद बाजार प्रतिस्पर्धा को कमजोर कर सकता है, संसाधन आवंटन को विकृत कर सकता है और आय असमानता को बढ़ा सकता है। इसके अलावा राज्य का हस्तक्षेप अनजाने में निजी पहल, स्वैच्छिक संघों और समुदायाधारित समाधानों को खत्म कर सकता है, जिससे सामाजिक एकजुटता और नागरिक जुड़ाव कमजोर हो सकता है। सरकारी सेवाओं और सब्सिडी पर अत्यधिक निर्भरता को बढ़ा सकती है और व्यक्तियों की जिम्मेदारी और आत्मनिर्भरता की भावना को कम कर सकती है, जिससे गरीबी और सामाजिक बहिष्कार का चक्र कायम हो सकता है। इन चुनौतियों के आलोक में राज्य के हस्तक्षेप के लिए एक व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है, जो इसके संभावित लाभों और सीमाओं दोनों को स्वीकार करता है। वैचारिक हठधर्मिता या एक आकारस्भी के लिए उपयुक्त समाधानों का कठोरता से पालन करने के बजाय नीति निर्माताओं को साक्ष्य आधारित नीतियों को अपनाना चाहिए, जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करते हुए और लोकतांत्रिक शासन को बढ़ावा देते हुए सामान्य भलाई को प्राथमिकता दें। प्रभावी राज्य हस्तक्षेप के लिए पारदर्शिता, जवाबदेही और नागरिक भागीदारी की आवश्यकता होती है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सरकारी कार्य उन लोगों की जरूरतों और प्राथमिकताओं को प्रतिबिंबित करते हैं जिनकी वे सेवा करते हैं। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, स्वतंत्र न्यायपालिका और मजबूत नागरिक समाज संगठनों सहित लोकतांत्रिक संस्थान
सरकारी शक्ति की जांच करने और सार्वजनिक अधिकारियों को उनके निर्णयों और कार्यों के लिए जवाबदेह बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा राज्य के हस्तक्षेप को सहायकता और आनुपातिकता के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिए, जहां निर्णय शासन के निम्नतम उचित स्तर पर किए जाते हैं और हस्तक्षेप विशिष्ट संदर्भ और समस्या के परिमाण के अनुरूप होते हैं। स्थानीय अधिकारियों, समुदायों और जमीनी स्तर के संगठनों को शक्तियों का विकेंद्रीकरण और हस्तांतरण जवाबदेही, दक्षता और लोकतांत्रिक वैधता को बढ़ा सकता है, जिससे नागरिकों को अपनी नियति को आकार देने और स्थानीय विकास पहलों का स्वामित्व लेने का अधिकार मिल सकता है। निष्कर्षतः, यह प्रश्न कि राज्य को व्यक्तियों के सामाजिक और आर्थिक मामलों में किस हद तक हस्तक्षेप करना चाहिए, एक जटिल और बहुआयामी मुद्दा है जिसका कोई आसान उत्तर नहीं है। जबकि राज्य का हस्तक्षेप सामाजिक न्याय, आर्थिक विकास और सामूहिक कल्याण को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सीमित सरकार और लोकतांत्रिक शासन के सिद्धांतों के विरुद्ध संतुलित किया जाना चाहिए। राज्य के हस्तक्षेप की उचित सीमा विशिष्ट संदर्भ, ऐतिहासिक परिस्थितियों और प्रचलित सामाजिक मानदंडों और मूल्यों के आधार पर अलग-अलग होगी। एक आकारस्भी के लिए फिट दृष्टिकोण अपनाने के बजाय नीति निर्माताओं को एक व्यावहारिक और साक्ष्य आधारित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, जो व्यक्तिगत अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा करते हुए सामान्य भलाई को प्राथमिकता देता है। एक विविध और बहुलवादी समाज में राज्य की उचित भूमिका पर आम सहमति हासिल करना अनिवार्य रूप से चुनौतीपूर्ण होगा, जिसके लिए प्रतिस्पर्धी हितों और विचारधाराओं के बीच निरंतर बातचीत और समझौते की आवश्यकता होगी। हालांकि लोकतांत्रिक शासन के सिद्धांतों, मानवाधिकारों के प्रति सम्मान और कानून के शासन के प्रति प्रतिबद्धता को अपनाकर हम राज्य के हस्तक्षेप की जटिलताओं से निपट सकते हैं और सभी के लिए अधिक न्यायसंगत और समावेशी समाज का निर्माण कर सकते हैं। 6.7 नवोदारवाद का उदय। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, जबकि पश्चिमी देशों ने सार्वजनिक नीति में कल्याण के महत्व को स्वीकार किया, उन्होंने प्रौद्योगिकी और धन के मुक्त आवागमन की अनुमति देने के लिए सरकार की भागीदारी को कम करने की आवश्यकता भी देखी। मिल्टन फ्रीडमैन, फ्रेडरिक हायेक और रॉबर्ट नोजिक जैसे नवोदारवादियों ने राज्य नियंत्रण पर व्यक्तिगत अधिकारों पर जोर दिया। हायेक, जो कीनेसियन अर्थशास्त्र का विरोध करने के लिए जाने जाते हैं, का मानना था कि केंद्रीकृत योजना से स्वतंत्रता को खतरा है, जिससे दास प्रथा को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने तर्क दिया कि सामूहिकता व्यक्तिगत स्वतंत्रता को कमजोर करती है। 1980 के दशक में शास्त्रीय उदारवाद के सिद्धांत आर्थिक गतिविधियों के उदारीकरण या वैश्वीकरण के रूप में पुनर्जीवित हुए। इसके कारण कई पश्चिमी देशों में राज्य कल्याण में कमी आई, विशेष रूप से अमेरिका में रीगन के राष्ट्रपति बनने और ब्रिटेन में थैचर के नेतृत्व के बाद कल्याण सेवाओं का अधिक निजीकरण हुआ और जरूरत के बजाय भुगतान करने की क्षमता के आधार पर समर्थन मिला। 20वीं सदी के अंत में आर्थिक उदारवादियों और समाज की रक्षा के लिए राज्य के हस्तक्षेप की वकालत करने वालों के बीच बहस का पुनरुत्थान हुआ। 1990 के दशक के अंत में लोकप्रिय हुए तीसरे रास्ते का उद्देश्य इन विचारों को संतुलित करना था। इसने यूरोप में टोनी ब्लेयर, लियोनेल जोस्पिन, गेरहार्ड श्रोएडर और अमेरिका में क्लिंटन जैसे वामपंथी केंद्र के नेताओं को आकर्षित किया। इस दृष्टिकोण ने स्वतंत्रता और नागरिकता जैसे मूल्यों के साथ साथ औद्योगिकरण और आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देते हुए पूंजीवादी विस्तार के नकारात्मक प्रभावों को संबोधित करने की मांग की। सामाजिक वैज्ञानिक इस बात से चिंतित हैं कि विकास का नवीनतम चरण, जिसे नवोदारवाद कहा जाता है, कैसे नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। कैस्टेल्स, 1996, का कहना है कि अब पूंजीवाद कारखानों में चीजें बनाने पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय जानकारी और ज्ञान इकट्ठा करने और उपयोग करने पर अधिक ध्यान केंद्रित करेगा।
1998 से 99 विश्व बैंक की रिपोर्ट कहती है कि अमीर और गरीब देशों के बीच ज्ञान सृजन का अंतर आय के अंतर से कहीं अधिक बड़ा है। चूंकि औद्योगिक देशों में विनिर्माण कम और सेवाएं तथा ज्ञान आधारित कार्य अधिक होते हैं, इसलिए विकास का अध्ययन करने वाले लोगों और नीति निर्माताओं को नई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। किचिंग 1989 जैसे नवोदारवादी विकास के आलोचकों का कहना है कि विकास एक कठिन प्रक्रिया है। कोवेन और शेंटन 1996 विकास को प्रगति के साथ आने वाली समस्याओं के समाधान के रूप में देखते हैं। विकास में बहुत सारा प्रयास गरीब समुदायों की मदद करने, पर्यावरणीय क्षति को रोकने और सामाजिक समस्याओं को ठीक करने में किया जाता है। विकास का अर्थ अक्सर गरीब समुदायों या ऐसे लोगों की मदद करने वाले कार्यक्रम होते हैं जिन्हें अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर किया गया है। विश्व बैंक जैसी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां अब यह सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं कि गरीब समुदाय वैश्विक प्रणाली का हिस्सा हों। सामाजिक वैज्ञानिक ऐसा करने के तरीके खोजने की कोशिश कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, चैम्बर्स 1989 लोगों को उनके विकास के लिए बनाई गई योजनाओं में अधिक शामिल करने और इस प्रक्रिया में उन्हें अधिक शक्ति देने का सुझाव देते हैं। चैम्बर्स ने सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन (PRA) या सहभागी शिक्षण और कार्रवाई (PLA) नामक एक वैश्विक आंदोलन शुरू करने में एक बड़ी भूमिका निभाई है। ये आंदोलन गरीब समुदायों को अपनी स्वयं की विकास परियोजनाओं को डिजाइन करने और चलाने पर नियंत्रण देने में विश्वास करते हैं। भारत में वे एक ही समय में आर्थिक उदारीकरण, लोकतंत्र को अधिक स्थानीय बनाने और लोगों को विकास में अधिक शामिल करने का प्रयास कर रहे हैं। C.B. मैकफरसन 1966 ने उदारवाद की आलोचना की क्योंकि यह अधिकारवादी व्यक्तिवाद को प्रोत्साहित करता है, जिसका अर्थ है कि लोग समाज या दूसरों के बारे में बहुत कम परवाह करते हैं। असमानता और सामाजिक न्याय को अलग अलग दृष्टि से देखते हुए समाजवादी भी उदारवाद की आलोचना करते हैं। उनका तर्क है कि असमानता वाली आर्थिक व्यवस्था मुक्त बाजार में अधिक असमानता और अन्याय को जन्म देती है। उदारवाद के भीतर भी कीन्स जैसे आलोचक हैं, जो रिकार्डो मिल और बेंथम जैसे शास्त्रीय उदारवादी विचारकों से असहमत थे। कीन्स ने श्रमिक वर्ग की सुरक्षा के लिए राज्य कल्याण का प्रस्ताव रखा। समाजशास्त्रियों को स्वतंत्र व्यक्तियों का विचार बेतुका लगता है और उनका मानना है कि तटस्थ नियमों द्वारा समान अवसरों की गारंटी नहीं दी जा सकती। ऐतिहासिक रूप से राज्य नियंत्रण के बिना कभी भी पूरी तरह से मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था नहीं रही है। यहाँ तक कि जब 1980 और 1990 के दशक में नवोदारवाद फिर से लोकप्रिय हुआ, तब भी नवोदारवादी अर्थशास्त्र के पीड़ितों की रक्षा के बारे में चर्चा फिर से शुरू हुई। उदारवादियों के पास कार्यस्थलों और समाज में दमन, आदत, सहविकल्प और सहयोग का उपयोग करके श्रम को नियंत्रित करने के जटिल तरीके हैं, जो प्रमुख विचारधाराओं द्वारा समर्थित हैं। उदारवादी दृष्टिकोण, जिसने पूंजीवाद को विश्व स्तर पर फैलाया, विभिन्न संचय के शासन से गुजरा है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि पूंजी संचय सुचारू रूप से आगे बढ़े। लिपिट्स बताते हैं कि संचय की एक व्यवस्था गतिविधियों का समन्वय करती है ताकि यह स्थिर किया जा सके कि मजदूरीअर्जक प्रजनन और बदलती परिस्थितियों के बीच शुद्ध उत्पाद कैसे आवंटित किया जाता है। इस समन्वय में विनियमन के तरीके बनाने वाले मानदंड, कानून और सामाजिक प्रक्रियाएं शामिल हैं। उदारवादियों के पास अर्थव्यवस्था को वैध बनाने और पुनरुत्पादित करने के लिए विस्तृत व्यवस्थाएं हैं, जो स्वविनियमित या उदार अर्थव्यवस्था का समर्थन करने वाली कानूनी और सामाजिक संरचनाओं में अंतर्निहित है। मुक्त बाजार की सफलता केवल सरकार का आकार कम करने से नहीं आई। यह कार्यबल के सावधानीपूर्वक प्रबंधन के साथ साथ सरकार द्वारा समर्थित सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक संरचनाओं के जटिल मिश्रण पर निर्भर था। हॉलिंग्सवर्थ और बॉयर द्वारा इस व्यवस्था को उत्पादन की सामाजिक प्रणाली
कहा गया है। एंटोनियो ग्रामशी की आधिपत्य की अवधारणा और फौकॉल्ट की जैव शक्ति के विचार का उपयोग उदारवाद की आलोचना के लिए किया जा सकता है। आधिपत्य का अर्थ है एक राज्य या समूह का दूसरों पर नेतृत्व या प्रभुत्व होना, जो आमतौर पर अपनी विचारधारा को स्थापित करने के लिए शक्ति या बल का प्रयोग करके हासिल किया जाता है, जिसे अक्सर प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है। पिछली 2 शताब्दियों से उदारवाद पश्चिमी पूंजीवाद की प्रमुख विचारधारा रही है। पश्चिमी राज्यों ने कॉरपोरेट हितों का त्याग किए बिना हाशिए पर रहने वाले समूहों को पूंजीवादी व्यवस्था में एकीकृत करने के लिए अधिक लोकतंत्र और राजनीतिक भागीदारी का लक्ष्य रखा है। ग्रामशी और अल्थुसर तर्क देंगे कि पश्चिमी राज्य ने सामाजिक और सांस्कृतिक माध्यमों से विभिन्न वर्ग शक्तियों को वैचारिक रूप से एकीकृत करने के लिए काम किया। आधुनिक उदार राज्य की आलोचना करते हुए मिशेल फौकॉल्ट ने तर्क दिया कि अब शासन करने में पारंपरिक सरकारी संस्थानों के बाहर विभिन्न प्रक्रियाओं का प्रबंधन शामिल है। एक महत्वपूर्ण क्षेत्र जैव राजनीति है, जो जीवन के प्रशासन से संबंधित है, विशेषकर जनसंख्या स्तर पर। जैव राजनीति में सामाजिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय, आर्थिक और भौगोलिक कारक शामिल हैं, जो प्रजनन, स्वास्थ्य और मृत्यु सहित मानव जीवन को प्रभावित करते हैं। फौकॉल्ट ने बताया कि कैसे शासन पूर्ण शक्ति से आर्थिक प्रबंधन और लोगों को अधिक स्वतंत्रता देने की ओर स्थानांतरित हो गया। इस परिवर्तन ने राजनीति के एक रूप को जन्म दिया जिसे बायोपॉलिटिक्स कहा जाता है, जो इस बात पर केंद्रित है कि वाणिज्य समाज को कैसे प्रभावित करता है। 1800 के दशक की शुरुआत में अंग्रेजी राजनीतिक अर्थशास्त्रियों का लक्ष्य लोगों के जीवन में सुधार करना था। उदाहरण के लिए, माल्थस ने कमी और आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए जनसंख्या वृद्धि को उपलब्ध संसाधनों से जोड़ा। इन विचारों ने सरकारी नीतियों को प्रभावित किया, आर्थिक कारकों, वाणिज्यिक समाज और अपशिष्ट और लागत को कम करने के लिए कुशल शासन पर जोर दिया, जो बेंजामिन फ्रैंकलिन के मितव्ययी सरकार के विचार को प्रतिध्वनित करता है। फौकॉल्ट के अनुसार उदारवाद अत्यधिक सरकार की आलोचना करता है, न केवल पुलिस और राज्य के पुराने स्वरूपों की, बल्कि संभावित जैव राजनीतिक सरकार की भी। यह उन अन्य तरीकों की आलोचना करता है जिनसे सरकार जीवन प्रक्रियाओं को नियंत्रित कर सकती है। फौकॉल्ट का कहना है कि उदारवाद सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करता है, जिसका लक्ष्य प्राकृतिक घटनाओं, आर्थिक प्रक्रियाओं और जनसंख्या को सुरक्षित करना है। उनका तर्क है कि स्वतंत्रता का उपयोग उदार राज्य द्वारा नागरिकों की आर्थिक और जैविक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। उदारवाद कानूनी और संसदीय प्रणालियों का उपयोग करता है, इसलिए नहीं कि यह कानून को पसंद करता है, बल्कि इसलिए कि वे सामान्य हैं और विशिष्टताओं को बाहर रखते हैं, जिससे नागरिक भागीदारी की अनुमति मिलती है। फौकॉल्ट का सुझाव है कि उदारवाद कानूनों की तुलना में मानदंडों के साथ अधिक संरेखित होता है, बहुत अधिक और बहुत कम शासन के बीच संतुलन की तलाश करता है और जिम्मेदार स्वतंत्रता के लिए विषयों को सामान्य बनाने और स्थिर करने के लिए तंत्र का उपयोग करता है। उदारवाद आर्थिक, सामाजिक और जनसंख्या सुरक्षा के लिए जिम्मेदार स्वतंत्रता पर जोर देकर व्यक्तियों को खुद से या दूसरों से विभाजित करने वाली प्रथाओं को नियोजित करके सामान्यीकरण के समाज में योगदान देता है। यह महिलाओं और बच्चों से लेकर कुछ अपराधियों और कंगालों तक स्वशासन में सक्षम व्यक्तियों और आबादी को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न तकनीकों को लागू करता है। उदार शासन के बारे में फौकॉल्ट का दृष्टिकोण जैव राजनीति और संप्रभुता का एक जटिल मिश्रण दर्शाता है, जिसका उद्देश्य वाणिज्यिक समाज के भीतर सक्रिय नागरिकता और स्वशासी समुदायों को बढ़ावा देते हुए जनसंख्या और व्यक्तिगत पहचान को अनुकूलित करना है। स्वतंत्रता के अपने लक्ष्य के बावजूद उदारवाद नागरिकों को अनुशासित करने में माहिर हो गया है। हालांकि यह उस ज्ञान के उद्भव को रोकने के लिए संघर्ष करता है जो दूसरों के जीवन पर इसके नियंत्रण को चुनौती देता है। चिंतन और क्रिया 6.2
विकास के उदारवादी परिप्रेक्ष्य की प्रमुख सीमाएं क्या हैं? शीर्षक: विकास के उदारवादी परिप्रेक्ष्य की सीमाओं की जांच। परिचय: विकास एक जटिल और बहुआयामी अवधारणा है जिसमें आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और पर्यावरणीय आयाम शामिल हैं। पिछले कुछ वर्षों में विकास को समझने और उससे संपर्क करने के लिए विभिन्न दृष्टिकोण उभरे हैं, जिनमें से एक उदारवादी दृष्टिकोण है। विकास का उदारवादी परिप्रेक्ष्य आर्थिक विकास और सामाजिक प्रगति प्राप्त करने में मुक्त बाजारों, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और न्यूनतम सरकारी हस्तक्षेप की भूमिका पर जोर देता है। हालांकि इस परिप्रेक्ष्य को कई नीतिगत हलकों और अकादमिक चर्चाओं में प्रमुखता मिली है, लेकिन इसकी अपनी सीमाएं भी हैं। इस प्रतिबिंब में मैं विकास के उदारवादी परिप्रेक्ष्य की प्रमुख सीमाओं पर गौर करूंगा, वास्तविक दुनिया के विकास प्रयासों के लिए इसकी कमियों और निहितार्थों की खोज करूंगा। विकास के उदारवादी परिप्रेक्ष्य को समझना। इसकी सीमाओं में जाने से पहले विकास के उदारवादी परिप्रेक्ष्य के मूल सिद्धांतों को समझना आवश्यक है। अपने मूल में उदारवाद मुक्त बाजार पूंजीवाद, निजी संपत्ति अधिकार, कानून का शासन और आर्थिक मामलों में सीमित सरकारी हस्तक्षेप की वकालत करता है। इस परिप्रेक्ष्य के अनुसार आर्थिक विकास मुक्त बाजारों के संचालन के माध्यम से सबसे अच्छा हासिल किया जाता है, जहां व्यक्ति और व्यवसाय राज्य के अनुचित हस्तक्षेप के बिना अपने आर्थिक हितों को आगे बढ़ाने के लिए स्वतंत्र हैं। उदारवादी सिद्धांतकारों का तर्क है कि ऐसी आर्थिक प्रणाली नवाचार, दक्षता और धन सृजन को बढ़ावा देती है, जिससे अंततः समग्र सामाजिक प्रगति होती है। इसके अलावा उदारवाद व्यक्तिगत स्वतंत्रता और मानवाधिकारों पर जोर देता है। यह विकास के आवश्यक घटकों के रूप में लोकतंत्र, कानून का शासन और नागरिक स्वतंत्रता जैसी अवधारणाओं का समर्थन करता है। उदार दृष्टिकोण से राजनीतिक स्वतंत्रता और मानवाधिकारों के प्रति सम्मान न केवल नैतिक अनिवार्यताएं हैं, बल्कि आर्थिक समृद्धि और सामाजिक कल्याण के महत्वपूर्ण चालक भी हैं। संक्षेप में, उदारवादी परिप्रेक्ष्य यह मानता है कि मुक्त बाजार और राजनीतिक स्वतंत्रता का संयोजन सतत विकास प्राप्त करने के लिए सबसे अनुकूल वातावरण है। हालांकि इसकी अपील और व्यापक रूप से अपनाए जाने के बावजूद विकास का उदारवादी दृष्टिकोण आलोचना और जांच का विषय रहा है। नीचे मैं इस परिप्रेक्ष्य से जुड़ी कुछ प्रमुख सीमाओं का पता लगाऊंगा। सामाजिक समानता और वितरणात्मक न्याय की उपेक्षा। उदारवादी परिप्रेक्ष्य के खिलाफ की गई केंद्रीय आलोचनाओं में से एक सामाजिक समानता और वितरणात्मक न्याय पर आर्थिक विकास को प्राथमिकता देने की प्रवृत्ति है। जबकि उदारवादियों का तर्क है कि मुक्त बाजार पूंजीवाद समग्र समृद्धि की ओर ले जा सकता है, आलोचकों का तर्क है कि यह अक्सर आय असमानता को बढ़ाता है और कमजोर समूहों को हाशिए पर धकेल देता है। एक उदार आर्थिक प्रणाली में लाभ की निरंतर खोज के परिणामस्वरूप आबादी के बड़े हिस्से को पीछे छोड़ते हुए अभिजात वर्ग के बीच धन का संकेंद्रण हो सकता है। इसके अलावा उदारवादी नीतियों द्वारा समर्थित विनियमन और निजीकरण से सामाजिक सुरक्षा जाल का क्षरण हो सकता है और वंचित समुदायों के बीच गरीबी और अभाव बढ़ सकता है। बाजार की विफलताएं और बाह्यताएं। उदारवादी परिप्रेक्ष्य की एक और महत्वपूर्ण सीमा बाजार की विफलताओं और बाह्यताओं को पर्याप्त रूप से संबोधित करने में इसकी विफलता है। जबकि मुक्त बाजारों को संसाधनों के आवंटन में उनकी दक्षता के लिए सराहना की जाती है, वे कुछ कमियों से भी ग्रस्त हैं, जैसे एकाधिकारवादी व्यवहार, सूचना विषमता और पर्यावरणीय गिरावट। अनियंत्रित छोड़ दिए जाने पर ये बाजार विफलताएं निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा में बाधा डालकर संसाधन आवंटन को विकृत करके और पर्यावरण और सार्वजनिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाकर विकास के लक्ष्यों को कमजोर कर सकती हैं। स्वविनियमन बाजारों पर उदार निर्भरता अक्सर बाजार की विफलताओं को ठीक करने और सतत विकास परिणामों को सुनिश्चित करने के लिए सरकारी हस्तक्षेप की आवश्यकता को नजरअंदाज कर देती है। राज्य की सीमित भूमिका।
उदारवादी परिप्रेक्ष्य आर्थिक मामलों में राज्य की न्यूनतम भूमिका की वकालत करता है, विनियमन, निजीकरण और राजकोषीय मितव्ययिता पर जोर देता है। हालांकि शासन के प्रति यह लापरवाह दृष्टिकोण उस महत्वपूर्ण भूमिका को नजरअंदाज कर देता है जो सरकारें विकास को बढ़ावा देने और सामाजिक चुनौतियों का समाधान करने में निभाती हैं। जबकि राज्य का अत्यधिक हस्तक्षेप वास्तव में आर्थिक विकास और नवाचार को बाधित कर सकता है। प्रभावी सरकारी निरीक्षण की अनुपस्थिति बाजार की विफलताओं, सामाजिक अन्याय और सार्वजनिक वस्तुओं और सेवाओं के अपर्याप्त प्रावधान को जन्म दे सकती है। इसके अलावा मजबूत नियामक ढांचे के अभाव में निजी हित खामियों का फायदा उठा सकते हैं और किराया मांगने के व्यवहार में संलग्न हो सकते हैं, सार्वजनिक हित को कमजोर कर सकते हैं और असमानताओं को बढ़ा सकते हैं। सांस्कृतिक साम्राज्यवाद और पश्चिमी पूर्वाग्रह। उदारवादी दृष्टिकोण के आलोचक सांस्कृतिक साम्राज्यवाद और पश्चिमी पूर्वाग्रह के प्रति इसकी प्रवृत्ति को भी उजागर करते हैं। पश्चिमी दार्शनिक परंपराओं में निहित उदारवाद के सिद्धांत जरूरी नहीं कि दुनिया भर के विविध सांस्कृतिक संदर्भों और मूल्य प्रणालियों के साथ प्रतिध्वनित हों। सार्वभौमिक मानदंडों के रूप में उदार लोकतंत्र और बाजार पूंजीवाद को बढ़ावा देने से स्थानीय संदर्भों और इतिहास की जटिलताओं को नजरअंदाज किया जा सकता है, जिससे एक समरूप प्रभाव पैदा होता है जो स्वदेशी प्रथाओं और पहचानों को कमजोर करता है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों और शक्तिशाली राष्ट्रों द्वारा उदार नीतियों को लागू करने से वैश्विक विकास परिदृश्य में असमानताएं कायम हो सकती हैं, वैश्विक दक्षिण से आवाजें हाशिए पर जा सकती हैं और नवोपनिवेशवादी शक्ति गतिशीलता को मजबूत किया जा सकता है। अल्पावधिवाद और सतत विकास। अंत में अल्पकालिक आर्थिक संकेतकों और विकास मैट्रिक्स पर उदारवादी परिप्रेक्ष्य का जोर दीर्घकालिक स्थिरता और लचीलेपन को कमजोर कर सकता है। सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि और लाभ अधिकतमकरण को प्राथमिकता देकर उदार विकास रणनीतियां अक्सर पर्यावरण संरक्षण, संसाधन की कमी और सामाजिक एकजुटता की उपेक्षा करती हैं। हर कीमत पर आर्थिक विस्तार पर यह अदूरदर्शी फोकस पारिस्थितिक गिरावट, सामाजिक अशांति और बाहरी झटकों के प्रति संवेदनशीलता को जन्म दे सकता है। सतत विकास के लिए अधिक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है जो आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय उद्देश्यों को संतुलित करता है, जिसे उदारवादी दृष्टिकोण अक्सर पर्याप्त रूप से संबोधित करने में विफल रहता है। निष्कर्ष। अंत में, जबकि विकास का उदारवादी परिप्रेक्ष्य प्रगति को बढ़ावा देने में मुक्त बाजारों और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की भूमिका में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, यह अपनी सीमाओं के बिना नहीं है। सामाजिक समानता और वितरण संबंधी न्याय की उपेक्षा से लेकर बाजार की विफलताओं और बाह्यताओं की अनदेखी तक, विकास की जटिल चुनौतियों का समाधान करने में उदारवादी दृष्टिकोण कम पड़ जाता है। इसके अलावा न्यूनतम राज्य हस्तक्षेप, पश्चिमी पूर्वाग्रह और अल्पकालिक आर्थिक विकास पर इसका जोर दीर्घकालिक स्थिरता और समावेशिता को कमजोर कर सकता है। महत्वाकांक्षी विकास अभ्यासकर्ताओं के रूप में हमें इन सीमाओं की गंभीरता से जांच करनी चाहिए और वैकल्पिक ढांचे का पता लगाना चाहिए जो विकास के लिए अधिक व्यापक और न्यायसंगत मार्ग प्रदान करते हैं। निष्कर्ष। संक्षेप में, उदारवाद प्रगति के बारे में सोचने का एक तरीका इसके आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक पहलुओं पर विचार करते हुए व्यापक रूप से देखने की जरूरत है। आज की कई राजनीतिक मान्यताएं और आर्थिक एवं सामाजिक नीतियां उदारवाद से उत्पन्न होती हैं। पूरे इतिहास में उदारवाद का उपयोग पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं और समाजों के विकास का समर्थन करने के लिए किया गया है। यदि हम इसके इतिहास को खंगालें तो हम देखते हैं कि दुनिया भर में मुक्त बाजार अर्थशास्त्र के विचारों को फैलाने के लिए शक्ति की गतिशीलता, कानूनों और सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों का उपयोग कैसे किया गया है, जबकि समानता और न्याय जैसे सिद्धांतों के साथ निर्णय लेने में आम लोगों को अधिक शामिल किया गया है। अंततः
उदारवादी राज्यों ने अक्सर संकट के दौरान पूंजीवाद को बचाने के लिए कदम बढ़ाया है और इसका पुरजोर समर्थन किया है। यह आर्थिक आधार और सामाजिक अधिरचना के बीच संबंध के मार्क्सवादी विचार के अनुरूप है। शुद्ध हस्तक्षेप वास्तव में संभव नहीं है, क्योंकि पूंजी हमेशा कुछ राज्य समर्थन पर निर्भर रही है। समय के साथ राज्यों ने विचारधारा, संस्कृति और सामाजिक साधनों के माध्यम से श्रम को पूंजीवादी व्यवस्था में एकीकृत करते हुए पूंजी की वृद्धि सुनिश्चित करने के तरीके खोजे हैं। हाल के दशकों में उदारवाद नवोदारवाद के रूप में मजबूत होकर वापस आया है, जो अब वैश्विक स्तर पर काम कर रहा है। यह प्रमुख नवोदारवाद श्रमिकों और अन्य प्रभावित लोगों के अधिकारों की वकालत करने वाले नए विचारों और आंदोलनों को जन्म दे रहा है। वैश्वीकरण और समाज, संस्कृति और राजनीति पर इसके प्रभावों को वैश्विक स्तर पर देखने की जरूरत है। शास्त्रीय उदारवाद प्रारंभ में एक आर्थिक सिद्धांत, समय के साथ विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक विचारधाराओं में फैल गया है। यह अध्याय उदारवाद के विभिन्न रूपों की जांच करता है और वे असमानता और राज्य की भूमिका जैसे मुद्दों को कैसे संबोधित करते हैं। हम नवोदारवाद पर भी चर्चा करेंगे और यह पारंपरिक उदारवादी विचारों से कैसे भिन्न है। अंत में हम उदारवादी सिद्धांतों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करते हैं।